स्वागत है प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का आरआरबी ग्रुप डी के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में। उम्मीद की इससे पहले आपने 9 सेट किया होगा और आज इस सेट में हम लोग ढेर सारे सवाल लेकर के आपके लिए उपस्थित हैं। और ये सवाल मेरे अपने नहीं, बिल्कुल आयोग के द्वारा पूछे गए सवालों पर, जिसमें जीके जीएस के हर एक सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर पहुंचते हैं। उम्मीद की इससे पहले आपने 9 सेट 1 से लेकर के 9 तक आपने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, और आज उसके अगली श्रृंखला सेट नंबर 10 पे चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, जीएस और जीके पर ही केवल चर्चाएं हैं। ये सवाल है प्रश्न नंबर 2 कि वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकटचलापति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जाता है, हिंदू भगवान के किस रूप में से एक रूप है? तो वे हैं हमारे विष्णु भगवान का एक रूप इन्हें माना जाता है। और ये आंध्र प्रदेश की एक पहाड़ी पर हैं वेंकटेश्वर भगवान, जिन्हें श्री बालाजी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम लोग तिरुपति जिले में स्थित है इसलिए तिरुपति बालाजी भी कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं हैं, लोग जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसकी सर्वोत्तम विधि है कि रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। चिकित्सा अपशिष्ट को उससे पहले ही क्या करते हैं, स्टराइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित बनाकर निपटाया जाता है। अपशिष्ट को पुनर्जीवीकरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह प्रक्रिया आमतौर पर यहाँ पर देखी जाती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न बड़ा है पर उत्तर बहुत ही आसान है, इसका ध्यान से देखना। प्रश्न है कि एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर दिल मांगे मोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन 2 सही है कि प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ऑप्शन 3 भी सही है कि बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। और ऑप्शन नंबर इसमें 5 सही होगा कि इंद्रधनुष का बनना भी वर्ण विक्षेपण है। बाकी हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकाश का सबसे विचलन सबसे कम होता है वो है लाल रंग, जिसका सबसे कम विचलन होता है। और सबसे कम विचलन होता है और जिसका प्रकाश विचलन सबसे अधिक होता है उसे हम लोग बैगनी कहते हैं, बैगनी रंग कहा जाता है। बैगनी रंग में आप देखते हैं अपवर्तित अधिक होता है, बैगनी रंग का अपवर्तन बहुत ज्यादा होता है किसके, लाल रंग की अपेक्षा। लाल रंग इसलिए यात्रा के दौरान हम लोग लाल रंग का यानी अपने संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, जबकि बैगनी रंग की धीमी गति होती है। तो बैगनी रंग जलने का मतलब कि यात्रा की लाल रंग से क्या होता है कि बिल्कुल आपके सामने ये रंग बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आगे खतरा है ना। और इसकी तरंग दैर्ध्य भी अधिक होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। केमिस्ट्री का सवाल है कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा Cl, यानी क्लोरीन जो होता है वो इसके रूप में कार्य करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ज्योग्राफी का सवाल है। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। और यहां से भी सवाल हमेशा आयोग एक पूछता है, ज्योग्राफी से भी, और खासतौर पे इन्वायरमेंट से एक सवाल है कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? ये कई बार आयोग ने इसको पूछा है। ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है कच्छ। तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व को मुख्य रूप से 2 परिस्थिति तंत्रों से बना है, कच्छ का रण और कच्छ का छोटा रण, एक कच्छ का बड़ा रण के रूप में जाना जाता है। बाकी आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी के बारे में आप सभी जानते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर रंग कैसा हो जाता है? तो जठर रस में डुबोने पर पीएच का पेपर रंग लाल हो जाता है, क्योंकि जठर
रस जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइपेज और पेप्सिन होता है, जिससे उसके पीएच मान में लगभग परिवर्तन होता है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 16 है पॉलिटी का, बिल्कुल ही आसान सवाल है कि राजनीति व्यवस्था में कौन सी विधा अलग अलग राज्य या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर एकजुट करती है और प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है, तो वो है आपकी संघवाद व्यवस्था में। ये संघवाद व्यवस्था की विशेषताओं में देखा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं तो इन प्रश्नों को, इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी में ऐसा परिवर्तन करेंगे और बदलाव ऐसे करें कि आप ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ें जिन्हें आयोग पूछ रहा है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करने का क्या मतलब, पता चला कि आपकी पढ़ाई किसी और क्षेत्र में, आयोग का सवाल किसी और क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की राजभाषा है, तो वो है तेलुगु, है ना। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ते भी हैं कि भाषा के आधार पे पुनर्गठित होने वाला, भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला आपका ये पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश, है ना, जहाँ के लिए आंदोलन किया था श्री पोट्टी रमन्लू ने। और ये भाषा के आधार पर पुनर्गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और पुनर्गठन कब हुआ था, 1953 में। और अगर कहीं प्रश्न किया जाए कि भाषा के आधार पर पुनर्गठित दूसरा राज्य, तो कोई नहीं प्यारे साथी, एक ही था, यही है ना, दूसरा कोई नहीं है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इस पर हम लोग चर्चा आगे कर लेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है, तो ये दोनों जो हिस्से हैं ये माने जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से, है ना। प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग कई वर्गों में विभाजित करके पढ़ते हैं, तो ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार, भारत में सबसे बड़ी संरचना इसकी है प्रायद्वीपीय पठार की। इस पूरे भूभाग में ये जो हिस्सा मैं चित्र बना रहा हूँ, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। ये पूरा का पूरा, मैं आपको अगर यहाँ थोड़ा सा समझाऊं तो ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में यही फैला हुआ है। और ये प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब आप कहोगे गोंडवाना लैंड क्या है, तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम भूखंड है गोंडवाना लैंड। तो भारत में सबसे पुराना हिस्सा यही दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। और जहां उत्तर भारत की बात करें, इसके ऊपर के क्षेत्र, तो वो है अंगारा लैंड का हिस्सा, यानी हिमालयी क्षेत्र जो है अंगारा लैंड का है। और प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का है। इसके पीछे बड़ी कहानी है जिसको हम क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगला प्रश्न चलते हम लोग प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 पर है, चलते हैं कि सवाल है, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया। किस प्रकार की कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। आप सभी लोग खूब पढ़ते हैं इसको और खूब जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमना या जमना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये रक्त वाहिका के द्वारा ही ऐसा होता है। प्लेटलेट्स जो एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है वो हमारे प्लाज्मा में पहुंचकर तरल पदार्थों को, है ना, तरल पदार्थों से में मौजूद प्रोटीन चोट के ऊपर थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 ये है कि बोनालू उत्सव, है ना, महोत्सव से भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। प्यारे साथी, अगर उत्सव महोत्सव से सवाल आ रहे हैं और आपके गलत हो रहे हैं तो स्वाभाविक है आप इसी चैनल पर चल रहे आरआरबी ग्रुप डी स्टैटिक जीके का टॉपिक नहीं देख रहे हैं। अगर आप स्टैटिक जीके की टॉपिक देख रहे होंगे तो उत्सव, महोत्सव, त्योहार, संगीत यानी स्टैटिक से संबंधित जितने सवाल हैं एक भी आपके गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि आप इसी सेशन पे जाएंगे, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में एक बाय एक क्रमबद्ध बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, एक भी पैसे का कोई शुल्क नहीं है। आप देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और एक ओहदा लीजिए, बोनालू उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और हिंदुओं का एक त्योहार है। कहते हैं बोनालू उत्सव जो है हिंदुओं का त्योहार है और ये देवी महाकाली को समर्पित है। देवी महाकाली को समर्पित त्योहार है। यहाँ के लोग खूब धूमधाम से इसको आयोजित करते हैं
और दुर्गा देवी के प्रचंड अवतार की इसमें खूब चर्चा की जाती है। और कहते हैं ये हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिसे जुड़वा शहर भी आप कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, वहां मनाया जाता है और खास तौर पे ये आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में ये मनाया जाता है। और कहते हैं कि इसे तेलंगाना में आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, कब से घोषित किया गया है आधिकारिक राज्य उत्सव? 2004 से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ही है और ये फुल फॉर्म से है, जो हर आयोग लगभग एक सवाल यहाँ से पूछता है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो मुद्रा का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, जिसे मुद्रा का ये फुल फॉर्म है और ये भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर वित्त संस्थानों को कम दरों पर ऋण प्रदान करने का काम करती है। और कहते हैं इसी प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना को लॉन्च कब किया? तो 8 अप्रैल, तिथि याद रखना, 8 अप्रैल 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान में रखना कि मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी, क्या किया जाता है, मैंने इसमें आपको बताया। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो वो है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कहते हैं जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है और इस बल को हम लोग फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है, निम्न में से कौन सी दी गई संरचना सही नामांकन है? तो सही नामांकन इसका है एथेनॉल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। एथेनॉल का प्राथमिक अल्कोहल है जो एथेन है, जिसमें हाइड्रोजन में एक हाइड्रोक्सी समूह का प्रतिस्थापित किया जाता है और जिसमें अल्कोहल, एल्काइन जैसे बहुत सारे यौगिक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथी जीएस के अगले सवाल पे, प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं और ये प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है। भारतीय राज्यों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर इनमें से किस राज्य ने नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 के अंतर्गत सबसे आगे चलने वाले फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा है? तो वो है आपका त्रिपुरा राज्य। ठीक है, अब आप अगर नीति आयोग के बारे में नहीं जानते हैं या कम जानते हैं या जानते हैं तो मैं फिर भी कहूंगा नीति आयोग का इसी चैनल पर है ना, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है, पर वो तथ्यों से भरपूर है। अगर आपने नीति आयोग को एक बार जाकर के देख लिया तो जितने भी सवाल नीति आयोग से वनडे एग्जाम में बनते हैं वो सब आपके वहां हर एक प्रश्न का निचोड़ मिल जाएगा। तो एक बार उम्मीद है कि आप देखेंगे और अपना ज्ञान वर्धन करेंगे, फिर नीति आयोग से जो भी सवाल बनेगा उसको आप नहीं गलत करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि आपने देखा है और आपने समझा है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, उस मिशन का क्या नाम है जिसने उच्च स्तरीय कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कौशल इंटर्नशिप के माध्यम से चुनिंदा क्षेत्रों, विषयों, कार्यक्षेत्रों में समर्पित अनुसंधान कौशल विकसित करने की संभावना स्नातकोत्तर पीएचडी स्तर पर छात्रों के समक्ष तैयार करके दिशा में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया है? तो वो है आपका अभ्यास। मिशन अभ्यास भारतीय कौशल का एक पहल है। तो मिशन अभ्यास जो है ये किसका पहल माना जाता है? भारतीय कौशल का एक पहल माना जाता है, भारतीय कौशल का। और जो चयनित क्षेत्र में विषय में उच्च कार्यशाला होते हैं उनके तहत उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। सवाल बड़ा देखिए, घबराइए नहीं, क्योंकि सवाल बड़ा होगा तो उत्तर बिल्कुल आसान होगा। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करें तो बी नंबर बिल्कुल सही है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुवीय कार्तिकीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है और ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष अनुदित मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 42,
प्रश्न नंबर 42 ये है आपके सामने। और यहां से भी एक सवाल हमेशा आयोग पूछ रहा है कि भारत में नदियों के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। तो गलत कथन है कि गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर से होता है, जो कि गलत है। आप जानते हैं गोदावरी का उद्गम कहां से होता है, तो राज्य अगर कहे तो महाराष्ट्र से होता है। किस पहाड़ी से होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। और त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस घाट में आती है? तो पश्चिमी घाट में आती है। और बाकी गोदावरी के बारे में आप पढ़ते हैं कि दक्षिण की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो आप गोदावरी को ही कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 44। और प्रश्न नंबर 44 जो है पॉलिटी का अभी तक का है ना। प्रश्न नंबर 44 जो है, हाँ, ये आपका सवाल है कि करंट का, कि सितंबर 2021 में भारत की पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य सूचना, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन, दुर्व्यवहार के मामलों में तत्काल सहायता प्रदान करना है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? तो इस लाइन को एल्डर लाइन कहा जाता है। ठीक है। और ये वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर पेंशन कानूनी मुद्दों पर जानकारी प्रदान करेगा आपको, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एल्डर लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 45। मांसपेशियों में अनाक्सी शोषण बनाता है, तो किसकी उपस्थिति से यह बनता है? लैक्टिक अम्ल। अब जानते हैं इसी के होने से हम लोग थकान भी महसूस करते हैं, लैक्टिक अम्ल के होने से ही। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 47 है। निम्न में से कौन सा खेल भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वह है आपका रैली फ्लाइंग। रैली फ्लाइंग को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 48। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्का जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती हैं? अभी हम लोगों ने इसी सेट में इस सवाल को पढ़ा और इसी सेट में आयोग ने इसी का दोहरान किया है। अब आपको क्या लगता है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर श्रृंखला देख रहे हैं तो कई सवाल आप ऐसे करने वाले हैं जिसमें आपका कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होने वाला है। बस आप जो ने पढ़ा था पहली बार उसी आधार पर आपको टिक कर देना है। तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा कि रक्त स्राव को रोकने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 49। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो वो है आपका एड्रेनालिन हार्मोन से मदद करता है। प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत, मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आरआरबी ग्रुप डी के जितने छात्र हैं वो स्थानीय स्वशासन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे देख लें आप। हर बार ये सवाल पूरे के पूरे इस सेशन में जो मैं 15 सीट लेकर के आया हूं उसमें हर एक सेट में तो है ही है। आप पढ़ के जाइए, आगे भी जो एग्जाम होगा वहां भी ये सवाल पूछा ही जाएगा। एक सवाल आपका आज ही आउट है ऐसा मान लेना, ठीक। तो इसलिए आप इसको बार बार खूब बढ़िया से पढ़ो। 243C के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित कौन निर्णय करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा राज्य विधानमंडल। अब जानते हैं पंचायत के संबंध में सारी नियम नियमावली कौन बनाया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 51 है। वह महिला जो बच्चों को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? तो है कि एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना ही सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। वैसे सवाल क्या है? प्रेजेंट ऑफ माइंड पर ये पढ़ाए नहीं जाते हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और गोला भरिए। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो अगले सवाल पे चढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत स्थिर लागत का योग क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी गणना जो है कुल लागत को कुल उत्पादन में से भाग देकर ही ज्ञात किया जाता है।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये भी सवाल सबसे आसान है, कई बार पूछा जाता है। 7 से 14 स्केल तक होता है, और अगर 7 से कम है पीएच मान तो वो अम्लीय होता है, और अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है। अगर 7 से अधिक है तो क्या है? क्षारीय होता है, और केवल 7 है तो उदासीन होता है। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध गेहूं वैज्ञानिक को विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये थे संजय राजाराम जी को सम्मानित किया गया था, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में बहुत विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 61। यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण शून्य हो तो चालक पे लगने वाला बल कितना होगा? तो चालक पे लगने वाला बल कितना होता है? शून्य ही होता है। नेक्स्ट सवाल है, एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 65। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसके बाद उन्हें सौंप दिया। तो किसे सौंप दिया था? हम सभी इसका आंसर खूब जानते हैं, मदन मोहन मालवीय को। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसे सौंप दिया पंडित मदन मोहन मालवीय को, जिन्होंने 1916 में, है ना, इसे BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील किया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और एनी बेसेंट के बारे में आप खूब जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? एनी बेसेंट रही हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 69। 2021 में गुलाबी गेंद वाले टेस्ट क्रिकेट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आपकी स्मृति मानधाना, है ना। इनकी बल्लेबाजी, और कहते हैं कि ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बनी थी, और इनका इंडियन क्रिकेट में खासतौर पे महिला लीग में बहुत विशेष योगदान है। इनके योगदान बिल्कुल अविस्मरणीय है, और ये भारत के लिए बहुत बेहतर खेलती हैं, भारत के गौरव, भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाती हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 77 है कि समानांतर परिपथ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करना है कि समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता है। अगले सवाल पे चलते हैं प्रश्न नंबर 79। भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 69 की अवधि थी। तो हम सभी जानते हैं ये भारत के लिए सबसे दुखद माना जाता है। इसे हम लोग 3 वार्षिक पंचवर्षीय योजना कहते हैं। योजना अवकाश, या इसी को हम लोग, है ना, योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? योजना अवकाश कहते हैं, या प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। और ये 3 वर्ष का अवकाश अनाउंस किया गया था 66 से 69, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 में 2 युद्ध लड़ने पड़े। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 पे आते हैं। अगला है सवाल, न्यूलैंड के तत्वों को उनके आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम के स्थान पर, क्रम के आधार पर वो व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि 1866 में न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। तब से उसी आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। और इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से हुई थी और अंत थोरियम पर किया था। ये भी ध्यान में रखना, शुरुआत उन्होंने हाइड्रोजन से किया और अंत किस पर? थोरियम पर किया था। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है, उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में 2 अनधिमान वक्र, 2 अनधिमान वक्र। ये प्रश्न नंबर हम लोग 86 पे आना था, 87 पे चर्चा कर रहे हैं। पोटेशियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप में कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये बनता है बेरिलियम सल्फेट बनता है। नेक्स्ट सवाल है,
जो भी पढ़ रहे थे कि उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में दो अधिमान वक्र जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिक्षेपित नहीं करते हैं, कभी प्रतिक्षेपित नहीं करते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है जीएस का प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89, दी गई कोशिकाओं को पहचानो कि कौन सी कोशिका है। ये थोड़ा सा अजीब गरीब सवाल जरूर लग रहा है। तो ये है आपका तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे हम लोग इसे पहचानते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 94, प्रश्न नंबर 94, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति से परामर्श लेने देने का अधिकार देता है, लेकिन ना मानने के लिए वो बाध्य है ना वो, और ये केवल अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही मिला है, बाकी किसी भी कोर्ट को, ना तो हाई कोर्ट को ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी को नहीं मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। प्रश्न नंबर 97, प्रश्न नंबर 97 है, एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रश्न नंबर 98 है कि तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो वो है कोयला और पेट्रोलियम का बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। और प्यारे साथी सेट नंबर 10 के आखिरी सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। सेट नंबर 10 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं। तो वो है आपके 7। तो उम्मीद की सेशन आपको बेहतर लगा होगा और आप अपने प्रीवियस ईयर श्रृंखला को बार बार दोहरान करके आप वो सभी प्रश्नों को रट सकते हैं, घूट सकते हैं जो आयोग बार बार पूछ रहा है, और ऐसे प्रश्नों में आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। दूसरा, प्रश्न का नेचर देखकर आप अपनी तैयारी में बदलाव रखिए और बेहतर रणनीति बनाइए। जितनी अच्छी रणनीति होगी, स्वाभाविक है योजना बेहतर होना चाहिए। पढ़ तो दुनिया रही भाई मेरे, पर पढ़ने की अगर प्लानिंग आपकी जबरदस्त है तो कम समय में ज्यादा गेन करेंगे, नहीं तो ज्यादा टाइम पढ़ेंगे कम गेन करेंगे तो निराश होंगे। तो मिलते हैं अगले सेट पे, सेट नंबर 11 पे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।